चलिए, तो कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी से एक और टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे। वो है एंजाइना। तो पहले हम जानते हैं कि एंजाइना क्या होता है। अगर हम एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि उसके लिए कैसे ड्रग को हम टारगेट कर सकते हैं। तो एंजाइना की ड्रग्स पढ़ने के लिए सबसे पहले एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक वीडियो है, He can be seen मैं आपको coming दिखा out of रहा a हूँ कि timeout यहाँ पे आप huddle, देखिए his head कि dropping. एक He आदमी stumbles, है then जो एथलीट है, alarmingly, कैसे he वो falls गिर face जाता है first. Here you सडनली। see ठीक है, Keontae head तो drop, ये आदमी है stumble, कैसे ये sudden सडनली collapse. गिर जाता है, गिर This जा is रहा what है sudden यहाँ पे। cardiac arrest in an देख athlete रहे looks हैं। like. And एक दूसरा भी एक collapses, क्लिप है just like जहाँ पे अभी Hamlin आप did देख सकते हैं in फोकस sports किया है like कि ये football, कैसे गिर गया सडनली। ये lacrosse, भी एक कैसे गिर गया सडनली। to baseball. कैसे काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स, ये देखो ये बॉल भी गिर गया Mark सडनली। Vivian Foe यहाँ पे एक shows all फुटबॉलर the है, signs of सडनली गिर sudden गया। cardiac arrest. तो continuous ये सब bleeding after केसेस collapse. एक अलग चीज़ है और Eyes उसके बाद open मैं and आपको rolled एक back. दूसरी क्लिप The face दिखाऊंगा of sudden कि वो cardiac क्लिप में arrest. क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए पेशेंट का सिचुएशंस क्या है। He can be seen coming. एक मैं आपको फिर अब दूसरी क्लिप दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए कि इसमें एक आदमी है जैसे चल रहा है और सडनली उसको क्या हो रहा है, थोड़ा अप्रेहेंशन होके अपना हाथ लेफ्ट साइड पे चला गया और वहाँ पे उसको थोड़ा चेस्ट पेन हुआ है। ठीक है, तो वो बैठ गया है फिर शांति से। तो ये दोनों अलग अलग क्लिप्स थी। अगर आपने पहली क्लिप में देखा होगा तो वहाँ पे क्या था कि पेशेंट सडनली गिर गया था, और दूसरी क्लिप में देखा होगा तो आपने देखा कि इस पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है। तो हार्ट अटैक एक जनरल टर्मिनोलॉजी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज़ होती है। पहली जो चीज़ थी उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, और जो दूसरी क्लिप दिखाया वो होता है एक्चुअली अंजाइनल पेन, और उससे भी हार्ट अटैक बुक्स में, कई बुक्स में उसे लिखा हुआ होता है। तो जो कार्डियक अरेस्ट था, जो पहली क्लिप में दिखाया गया था कार्डियक अरेस्ट, वो क्या होता है कि इसमें जो मेन पैथोलॉजी होती है वो है इलेक्ट्रिकल इशू। कार्डियक टिश्यूज, हमें पता है कि कार्डियक में दो टाइप की टिश्यू होती है। एक टाइप की टिश्यू होती है वो होती है मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू जो हार्ट की है वो कंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो टिश्यू होती है वो होती है कंडक्टिव टिश्यू। तो ये जो कंडक्टिव टिश्यू है वो मेनली इम्पल्सिव एक्टिविटी जो है, हार्ट रेट है स्पेसिफिकली, उसके साथ एसोसिएटेड होती है। तो ये जो कंडक्टिव टिश्यू है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इरेगुलर हार्ट बीट होते हैं या फिर हार्ट सडनली बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जिसे हम लोग कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो एक ऐसी बात हो गई कि जैसे पावर आउटेज होना, कोई आपके घर पे कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, सडनली किसी जगह के प्रॉब्लम हो जाना और सडनली लाइट का चले जाना, तो ऐसी चीज़ होती है जिसे हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। जबकि दूसरी साइड हार्ट अटैक या फिर अंजाइना क्या होता है कि उसमें जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्लॉगिंग हुआ रहता है, वो धीरे 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 बढ़ेगा, और उससे क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई, हार्ट के खुद के मसल का जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एंड बिकॉज मसल का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो उससे एक पेन क्रिएट होगा जिसे हम लोग एंजाइनल पेन भी कहते हैं। तो एंजाइना है वो एक सिम्टोमेटिक टर्म है। एंजाइनल पेन, उसके अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है हमें जानना जरूरी है, लेकिन जो बेसिक पैथोलॉजी है वो वही होगी कि हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हैं वो बंद होती होगी, इसीलिए जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है मसल का। ठीक है, तो क्लॉक पाइप है, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है हार्ट के मसल का, तो ये मेनली जो एसोसिएटेड है वो मसल टिश्यूज़ के साथ एसोसिएटेड है। ये जो एसोसिएटेड है वो है कंडक्टिव टिश्यूज़ के साथ। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कार्डियक अरेस्ट और अंजाइनल पेन या फिर हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है। तो अंजाइना पेक्टोरिस क्या है? अंजाइना पेक्टोरिस वो बेसिकली एक पेन सिंड्रोम ही है कि वो जो सप्लाई और डिमांड होता है स्पेशली ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू, उसमें प्रॉपर बैलेंस चला जाता है। ठीक है, जितना डिमांड चाहिए उतना सप्लाई नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करने के वक्त आपके हार्ट को भी अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो अगर वो हार्ट को अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड के थ्रू नहीं मिल पाएगा तो दैट पेन विल गेट प्रोड्यूस्ड, और वो पेन होगा जिसे हम लोग अंजाइनल पेन कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि अंजाइना पेक्टोरिस क्या चीज़ है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एंजाइना। अभी ये समझना ज़रूरी है, थोड़ा कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइप समझ पाएंगे तभी आप उसमें यूज़ होने वाली ड्रग का चूज़ कर पाएंगे। ठीक है,
तो पहला जो होता है ये आप देख रहे हैं कि नॉर्मल ब्लड सप्लाई है, नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट के जो मसल्स हैं उसको सप्लाई करती है। अभी जो है जो एक टाइप का एंजाइना है जिसे बोलते हैं क्लासिकल एंजाइना या फिर उसे स्टेबल एंजाइना भी कहते हैं। अब इसमें क्या पिक्यूलियर फीचर होता है क्लासिकल या फिर स्टेबल एंजाइना में कि नॉर्मली तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी हम लोग एक्सर्शन करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज होता है या फिर इमोशनल स्ट्रेस आता है, किसी भी प्रकार से हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, किसी भी प्रकार से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट होती है बॉडी में, तब क्या होता है उस टाइम पे हार्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं पाएगा, कॉम्प्रोमाइज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस है, ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोसिस है, पाइप नैरोड है, तो नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चलने फिरने में, घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेशेंट कंप्लेन करेगा कि सर जैसे ही मैं कुछ स्टेप्स चढ़ता हूँ, जैसे ही कुछ मैं रनिंग करता हूँ, जैसे ही कुछ मैं एक्सर्शन करता हूँ, जैसे कुछ इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, तो उस टाइम फिर मेरे को चेस्ट पेन होता है। तो ये है फीचर ऑफ क्लासिकल अंजाइना और जिसे स्टेबल अंजाइना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला बात हो गया जिसे बोलते हैं क्लासिकल अंजाइना और स्टेबल अंजाइना। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल अंजाइना। यहाँ पे आप देख रहे हैं अनस्टेबल अंजाइना। अभी अनस्टेबल एंजाइना में क्या है कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस तो है, लेकिन जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है वो रप्चर होता है। जो यहाँ पे जो मेन होता है वो होता है रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, और रप्चर होने की वजह से फिर वहाँ पे जो भी प्लेटलेट्स वगैरह है वो आ के पहुँच जाते हैं, और जिससे धीरे 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 क्लॉटिंग होने लगता है, और जो पाइप है वो ब्लॉक हो जाता है, और जिससे आगे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होता है, पेन होता है। सो ये जो टिपिकल टाइप है वो है अनस्टेबल एंजाइना, जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का रप्चर होता है, वो एक पैथोलॉजी। और ये तीसरा टाइप का एंजाइना है जिसे बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना, उसका दूसरा नाम है वाजोस्पास्टिक एंजाइना भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उसका स्पाज्म होता है, इसमें हार्ट का लोड का कोई लेना देना नहीं है, इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उसका स्पाज्म होता है किसी भी ट्रिगरिंग फैक्टर के थ्रू। कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, वो फैक्टर्स एनवायरमेंटल भी हो सकता है, ठंड में हो सकता है, किसी भी टाइप में हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी वाजोस्पाज्म हो गया और जिससे आगे का ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हो गया, तो इसे बोलते हैं वाजोस्पास्टिक एंजाइना और दी वेरिएंट एंजाइना। तो इस प्रकार से आपको टाइप पता होना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर ये टाइप क्यों पढ़ा रहा है, तो इसके ऊपर से आपको ड्रग चूज करने में आसानी होगी। मान लीजिए पहले बात करते हैं स्टेबल एंजाइना की। तो स्टेबल एंजाइना में आप कैसी ड्रग चूज करेंगे? तो जैसे हमें पता है कि स्टेबल एंजाइना में जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तब ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होता है, जब भी हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है तब ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होता है। तो हम लोग ऐसी ट्रीटमेंट देंगे यहाँ पे कि जो हार्ट के ऊपर जो लोड है वो कम हो सके, तो इससे क्लासिकल या फिर स्टेबल एंजाइना में बेनिफिट होगा। अनस्टेबल एंजाइना में क्या है कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक तो रप्चर हो चुका है, पूरा ब्लॉकेड हो चुका है, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसी दवाइयां देंगे जिससे ये जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो। तो फिब्रिनोलाइटिक्स करके एक ग्रुप है, ठीक है, सो फिब्रिनोलाइटिक ग्रुप है वो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, जिससे क्या है कि ये जो क्लॉट हो गया है पूरा वो लाइसिस हो और फिर से ब्लड सप्लाई हो सके। तीसरा है वेरिएंट एंजाइना। तो इसमें हमें पता है कि वाजोस्पाज्म है, तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जिससे ब्लड वेसल्स को डायलेट किया जा सके, तो यहाँ पे वाजो डायलेटिंग ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो इस टाइप की पैथोलॉजी पढ़ने से हमें पता चलेगा कि किस टाइप की दवा हमें चूज करनी है। तो होपफुली आपको एंजाइना पेक्टोरिस क्या है और एंजाइना के टाइप्स क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो आपको पता चल गई होगी। अगर एंजाइना हुआ है, अगर हमें पता है कि ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हुआ है और अगर उसकी हम ट्रीटमेंट नहीं करें तो क्या होगा, आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जैसे हमने बोला था कि हार्ट में दो प्रकार का टिश्यूज होता है, एक होता है मसल टिश्यूज और एक होता है कंडक्टिव टिश्यूज। तो अगर मसल टिश्यूज में कंप्रोमाइज हुआ तो वो मसल क्या होगा, डैमेज होगा, और धीरे धीरे धीरे
डैमेज मसल्स हैं वो रिप्लेस हो जाएगा फाइब्रोटिक मसल से, जिससे उसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी और जिससे क्या होगा कि वो पार्ट काम करना बंद कर देगा। तो इवेंचुअली इट विल एंड अप एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर और द हार्ट फेलियर, आप कह सकते हैं लेफ्ट और राइट हार्ट फेलियर। तो हार्ट के जो मसल है वो बहुत ज़रूरी है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़रूरी है, वो चली जाएगी तो लॉन्ग टर्म के ऊपर फाइब्रोसिस के थ्रू हार्ट फेलियर जैसी सिचुएशन हो सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो। अगर कंडक्टिव टिश्यू अफेक्ट होता है ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से, सो हमें पता है कि इरेगुलर हार्ट बीट होता है और जिससे एरिथमिया जैसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दी जाए तो यही लिखा है कि अगर क्रोनिकली ब्लड सप्लाई रिड्यूस होता है तो कार्डियक मसल का अट्रोपी होता है, फाइब्रस रिप्लेसमेंट होता है जिससे मायोकार्डियल वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है, और अगर टिश्यू अफेक्ट हो तो अनस्टेबल कार्डियक रिदम से एरिथमियाज होता है। ठीक है, सो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं वो कार्डियक इस्चेमिया रिलीव करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंटी एंजाइनल ड्रग इस्चेमिया रिलीज करती है, लेकिन जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट वो है, वो उसके ऊपर कोई भी प्रकार का काम नहीं करती है। तो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ भी कह सकते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स देती हैं। अगर आपको कोरोनरी पैथोलॉजी के ऊपर काम करना है तो आपको और दवाइयाँ भी चाहिए, जैसे आपको एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ चाहिए जो क्लॉटिंग प्रिवेंट कर सके, प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रिवेंट कर सके। एसी इनहिबिटर्स जैसी दवाइयाँ चाहिए कि जो हार्ट के ऊपर लोड कम करे, वासोडाइलेशन थोड़ा बहुत मेंटेन करे। स्टैटिन्स जैसी दवाइयाँ चाहिए कि जो ब्लड में रहा कोलेस्ट्रॉल भी कम करे। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिससे अंडरलाइंग कोरोनरी पैथोलॉजी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एंजाइना में यूज़ होने वाली दवाइयों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो मेन ड्रग्स हैं इसमें यूज़ होती है वो होते हैं मेजर क्लासिफिकेशन नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स में भी दो टाइप के हैं नाइट्रेट्स, एक होते हैं शॉर्टर एक्टिंग और एक होते हैं लॉन्गर एक्टिंग। तो जो शॉर्टर एक्टिंग नाइट्रेट्स हैं जिसका नाम है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जिसे GTN भी कहा जाता है या फिर नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है, और एक होता है लॉन्गर एक्टिंग नाइट्रेट्स कि जिसमें नाम है आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिड मोनोनाइट्रेट, इरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट एंड पेंटा इरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट। सो काफ़ी सारे नाइट्रेट्स लॉन्गर एक्टिंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कौन से रूट से देते हैं वो भी डिफाइन करता है शॉर्टर एक्टिंग है या लॉन्गर एक्टिंग। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट एज सच तो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स है, ठीक है, लेकिन अगर उसे सबलिंगुअल रूट से दिया जाए तो वो शॉर्टर एक्टिंग बन जाती है। और यही ड्रग्स मोस्ट ऑफ द अंजाइना केसेस में ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज़ होती है। सॉर्बिट्रेट आपने नाम सुना होगा, अगर आपके रिलेटिव्स या घर में किसी को एंजाइना की तकलीफ है तो उन्हें कहा होगा कि साथ में एक सॉर्बिट्रेट रखिए। तो सॉर्बिट्रेट यही है कि सबलिंगुअली रख देनी होती है, जिससे क्या होता है कि क्विक एक्शंस होता है। तो आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट क्विक एक्शन के लिए सबलिंगुअल रूट से भी दिया जाता है। उसके अलावा एंजाइना में हार्ट के ऊपर लोड कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स जैसी दवाइयाँ भी होती हैं, स्पेशली सिलेक्टिव मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, प्रोपेनोल भी ऐड कर सकते हैं। फिर होते हैं कुछ वाजोडाइलेटरी मेडिकेशंस जिसके नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उसमें आते हैं निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रेनडिपिन, नीमोडिपिन। सो ये सब जो डिपिन से एंड होने वाली दवाइयाँ हैं वो होती है वाजोडाइलेटर, सो वाजोडाइलेटिंग है। और इसके साथ दूसरे भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो हार्ट का लोड कम करते हैं, जिसका नाम है वेरापामिल और डिल्टीएज़म। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। एक होता है अगेन वाजोडाइलेटरी ड्रग जिसका नाम है पोटेशियम चैनल ओपनर, निकोरेंडिल। इसके अलावा और भी कुछ एंजाइना वाले पेशेंट्स में अप्रूव की गई है यूएसएफडीए के थ्रू, जो है रेनोलाजिन, इवाब्रेडिन, ट्राइमेटाजिडीन, ओके, और पहले जो यूज़ होती थी वो है डाइपायरिडामोल। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स के, हर एक के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आपने हमारे प्रैक्टिकल फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप प्रैक्टिकल फार्माकोलॉजी के सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नाइट्रेट्स के बारे में।